नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मानेसर में बनेगा गुरुग्राम का सबसे बड़ा महिला नर्सिंग कॉलेज। वर्तमान समय में मेडिकल क्षेत्र में बदलाव का दौर जारी। भिवानी की प्रतिभा फोगाट बनी भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर। हरियाणा की बेटी ने प्रदेश का नाम किया रोशन। एशियाई खेलों के ट्रायल्स में जुटे पहलवान। प्रदर्शनकारी पहलवानों ने शुरू की खेलों के ट्रायल्स की तैयारी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गुरुग्राम जिले के मानेसर में महिला नर्सिंग कॉलेज के लिए आईएमटी एरिया में 8 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है और इसकी जानकारी केंद्र सरकार को भी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ईएसआई की मदद से बनने वाला यह संस्थान जिले का सबसे बड़ा नर्सिंग कॉलेज होगा। डिप्टी सीएम ने यह जानकारी गांव मानेसर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए दी। डिप्टी सीएम ने कहा कि वर्तमान समय में मेडिकल क्षेत्र में बदलाव का दौर जारी है। ऐसे में आने वाले समय में यह नर्सिंग कॉलेज हमारी मातृशक्ति को मजबूत करने के साथ साथ क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा। बेटियां न केवल खेल और शिक्षा के क्षेत्र में आगे निकल चुकी हैं, बल्कि देश की सीमाओं पर प्रहरी के रूप में तैनात होने के साथ साथ दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में भी उच्च पदों पर तैनात हैं। इसी लड़ी में अब भिवानी जिले के गांव बीरन की बेटी प्रतिभा फोगाट का नाम भी जुड़ गया है, जिन्होंने भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनकर जिले को गौरवान्वित करने के साथ साथ अन्य बेटियों के लिए मिसाल बनकर नारी शक्ति और राष्ट्र शक्ति के वाक्य को सच कर दिखाया है। प्रदर्शनकारी पहलवानों ने एशियाई खेलों के ट्रायल्स की तैयारी के लिए अपने कई साथियों के साथ अभ्यास शुरू कर दिया है, जिससे सोनीपत स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण साई का केंद्र इन दिनों फिर से गुलजार हो गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के प्रमुख चेहरों में से एक विनेश फोगाट ने 9 जून को अभ्यास के लिए केंद्र का दौरा किया था, जबकि उनकी चचेरी बहन गीता फोगाट भी ट्रायल के अभ्यास के लिए मैट पर उतरी। गीता ने नवंबर 2021 में गोंडा में राष्ट्रीय चैंपियनशिप के बाद मातृत्व अवकाश लिया था और वह अब कुश्ती में वापसी कर रही हैं। उनके साथ उनके पति पवन सरोहा भी हैं, जो खुद भी पहलवान हैं। वहीं गीता की छोटी बहन संगीता भी अपने पति और टोक्यो खेलों के कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया के साथ इस केंद्र में है। गौरतलब है कि विरोध प्रदर्शन करने वाले पहलवान लंबे समय से मैच से दूर रहे हैं। फिलहाल ये पहलवान ज्यादातर समय अब जिम में बिता रहे हैं। यमुनानगर के विभिन्न इलाकों में पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, गुटबाजी है तो वह बीजेपी और जेजेपी में है। बीजेपी में आंतरिक गुटबाजी है। उन्होंने दावा किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। भ्रष्टाचार का लाइसेंस लेकर जेजेपी हरियाणा में लूट करने में लगी हुई है। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने जेजेपी और बीजेपी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। वहीं उन्होंने दावा किया कि अगले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कि मुख्यमंत्री जी का जन संवाद नहीं, उसको मैं नाम देना चाहूंगा, वो जन अपमान चल रहा है, वो अहंकार चल रहा है, स्वयं संवाद चल रहा है और जन अपमान चल रहा है। आपने देखा वो भिवानी गए, आपने देखा सिरसा गए, महेंद्रगढ़ गए, हर जगह किस रूप से लोगों का अपमान हुआ। ऐसा लगता है मुख्यमंत्री जी को कुछ ऐसे लोगों ने घेर लिया जो केवल उनकी प्रशंसा करते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, साधारण सी एक महिला भी सिरसा में उठ के जिसने कहा कि मैं विधवा हूं, मेरे 22 साल के बच्चे की चिट्टे से डेथ होगी, जो बीजेपी के संरक्षण में चिट्टा बेच रहे हैं उस पर कार्रवाई करो, तो मुख्यमंत्री ने उठा के बाहर करो। एक और जो है और कागज सिखा के भेजी है, इस तरह की भाषा। एक कोई और खड़ा के अपनी बात कहना चाहता था, कोई जो है कोई किसान बोला फला पार्टी से उसको पिटाई कराओ। पिटाई कराने का तो अधिकार प्रजातंत्र में संवैधानिक रूप से किसी का नहीं है। अगर कोई सजा है तो कोर्ट में ट्रायल चल के कानून सजा करे। मुख्यमंत्री जी पिटाई कराने के आदेश नहीं दे सकते, लेकिन दिए जा रहे। तो ये जन अपमान है।
सदरपुर गांव के एक व्यक्ति की डंडा मारकर निर्मम हत्या कर देने का मामला सामने आया है। जानकारी मुताबिक पीर बडोली रमेश पुत्र रामचंद्र अपने 2 साथियों के साथ सदरपुर के पास खेतों में पानी देकर घर लौट रहा था। रास्ते में सदरपुर गांव के जेवा सिंह ने बाइक को रुकवाया और बाइक रोकते ही रमेश के सिर में डंडे से कई वार कर दिए। खून से लथपथ रमेश जमीन पर जा गिरा और हमलावर ने उसके दोनों साथियों पर भी वार किए, लेकिन वे दोनों जान बचाकर भाग गए और शोर मचाया। इसके बाद मौके पर लोग इकट्ठे हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और गंभीर अवस्था में रमेश को घरोंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 3 बजे के आसपास हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सदरपुर गांव में झगड़ा हुआ है, जिस पर हम मौके पे आए थे और ERB और FSL की टीम सारे मौके पे बुला लिए है। आने पर चला कि इसकी मृत्यु हो गई है और हमने अपनी FIR के लिए FIR अभी कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसकी। वजह कुछ सामने है, क्या बात की जा रही है? हाँ, अभी क्लियर वजह नहीं है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये। जैसा ही क्लियर होगा तो आपको तो मरने वाला कहाँ का था? ये सदरपुर गांव का ही था जी। क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें FIR अभी लॉन्च कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे इसके। कितने व्यक्ति थे मारने वाले, पता चला? अभी एक ही सामने आया है और गहनता से उसकी तफ्तीश करेंगे। गाड़ी तोड़ने वाला क्या मामला? गाड़ी तोड़ने उसका ये पता चला है कि इसने पहले गांव में एक अपनी मदर का भी जैसे पिटाई करी है गांव में, और फिर एक ऐसे ही रैंडमली एक गाड़ी को भी तोड़फोड़ करी है। वो चीज़ें उनको सबको सामने तफ्तीश करेंगे। अपनी मांगों को लेकर अतिथि अध्यापक एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। अतिथि अध्यापक पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। सोमवार को अतिथि अध्यापकों ने नियमित किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए सभी MLA के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं करनाल में अतिथि अध्यापकों ने CM आवास पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। काफी देर तक अतिथि अध्यापकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इसके बाद मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बटला अतिथि अध्यापकों के बीच पहुंचे और अतिथि अध्यापकों का ज्ञापन स्वीकार किया। अतिथि अध्यापकों ने कहा कि सरकार ने उन्हें वादा किया था कि पहली कलम से उन्हें पक्का किया जाएगा, लेकिन वह पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांग को पूरा नहीं किया तो वे आंदोलन छेड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और ज्ञापन में हमारी एक ही मांग है कि हमें नियमित किया जाए, क्योंकि हमें जो है वायदा किया था इस सरकार ने बनने से पहले 2014 में कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है तो आप लोगों को रेगुलर किया जाएगा और जितने भी आपका एरियर बनता है वो आप लोगों को दिया जाएगा। लेकिन एरियर दिया गया, न ही कोई और बेनिफिट्स हमें दिए गए, और नियमित करना तो बहुत दूर की बात है, हमें आज तक कोई किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। तो इसी वायदे को याद दिलाने के लिए आज हमने रोष प्रदर्शन के माध्यम से हम अपना ज्ञापन देने के लिए CM साहब को आए हैं। लेने आया कोई ज्ञापन? अभी तक कोई भी नहीं है। 2 घंटे उन्होंने हमें 11:30 का टाइम दिया था। धूप में हम लोग खड़े हैं। आप देखिए कि हर बार जितनी भी बार हम पूछ रहे हैं कि कब हमें कोई नुमाइंदा जो है सरकार की तरफ से कब पहुंच रहा है, तो 10-10 मिनट का समय देकर अब आप देख लीजिए कि अब 1:10 हो गया है। हम लोग 10:30 के यहाँ पर आए हुए हैं कि हम लोग कम से कम टाइम से पहुँचे। आप एक बात देखिए कि जब देश को चलाने वाले ही समय के पाबंद नहीं हैं तो देश को कैसे चलाएंगे। अघोषित बिजली कटौती को लेकर किसानों और ग्रामीणों के संयुक्त तत्वाधान में गांव टपरियों के 66 kV ग्रिड सब स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान गांव वालों ने इकट्ठे होकर 3 घंटे धरना प्रदर्शन भी किया और कार्यकारी अभियंता के नाम ज्ञापन सौंपकर कटौती से हो रही परेशानी से राहत दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग द्वारा लाइन परमिट की आड़ में प्रतिदिन 15 से 20 बार अघोषित कट लगाए जाते हैं। जब ग्रामीण विभाग के अधिकारियों से बिजली कटौती के बारे में पूछते हैं तब कोई भी अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं देता है, जिससे आमजन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बिजली लाइन पर तैनात जेई चांदराम पर अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाकर उसे फौरन सस्पेंड करने की भी मांग की। घंटे के लिए भी लाइट नहीं आ रही है, जो ट्यूबवेल वाली लाइट है। उसके साथ साथ जब भी हम हमारे मौजूद आदमी सरपंच साहिबान या हमारे ब्लॉक समिति मेंबर, जब भी मौजूद आदमी कोई गाँव से जेई को, जो चांदराम जेई है, उसको फ़ोन करता है तो मिसबिहेव और मिसटॉक करता है और कोई भी सफिशिएंट जवाब नहीं देता और ना ही समस्या का हल करने के प्रति उसका कोई रुझान है। जब इसकी शिकायत हमने बड़े अधिकारियों से की तो SDO साहब ने खुद मौके पे बताया कि चांदराम बड़ा निकम्मा जेई है और हमारे एरिया के लिए अच्छा जेई नहीं है, जो काम करके राजी नहीं है।
यमुनानगर के शिवपुरी के रहने वाले 40 साल के राजेंद्र कुमार ने कंपनी के कर्मचारियों से तंग आकर अपने घर पर फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला खत्म कर ली। मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। इसमें राजेंद्र कुमार ने कंपनी के कुछ कर्मचारियों के नाम बताते हुए लिखा कि कुछ लोग उसे तंग परेशान करते हैं, जिससे तंग आकर वो आत्महत्या कर रहा है। सूचना मिलते ही गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने मृतक की पत्नी गुरमीत कौर के बयान लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल हमारे को सूचना मिली थी का अस्पताल से कि राजेंद्र नाम के व्यक्ति ने अपने घर में फांसी को किया और कब अस्पताल में ब्रॉड डेड पड़ा है। वहाँ मौके पर आगामी कार्रवाई एक इससे सुसाइड होती है। सुसाइड नोट में कंपनी के कुछ कर्मचारी हैं जिनका नाम लिखा हुआ है। हाँ, जैसे जांच चलेगी कार्रवाई अमल में आएगी। रायपुर रानी खंड के गांव फिरोजपुर में लगी एक फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और पानी की निकासी और आवाज को लेकर ग्रामीणों द्वारा फैक्ट्री के गेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री के धुएं से निकलने वाले कण गांव में जाकर गिर रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही फैक्ट्री से निकलने वाला पानी किसानों के खेतों में जा रहा है, जिससे किसानों की फसल खराब हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री की तेज आवाज के कारण गांव में पशुओं ने दूध देना बंद कर दिया है। इसके चलते ग्रामीणों ने जमकर नाराजगी जताई। फैक्ट्री के आगे प्रदर्शन की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं ग्रामीण और फैक्ट्री के कर्मचारियों के बीच लगभग 2 घंटे तक बातचीत होती रही, जिसके बाद ग्रामीणों ने 5 दिन का टाइम देकर समस्या का हल करने के लिए मांग की। सर, ये इस फैक्ट्री की वजह से एमजी पेट्रोकेम लोकेश मित्तल हैं जी को यहाँ इसके मालिक ये फैक्ट्री लगा दीजिए हमारे गांव में। इन्होंने यहाँ पे सारा वातावरण प्रदूषित कर दिया जी इसने हमारे गांव का। धुआं जी सारे मतलब गांव में राख गिर रही है जिनकी, और ये पानी इन्होंने सारा पानी देखो जी खेतों में सारा पानी भर गया जी। वेस्टेज सारा पानी केमिकल वाला सब खेत खत्म कर दिए जी इन्होंने। वायु खराब कर दी सारी। 300 मीटर यहाँ से स्कूल है जी, बिल्कुल छोटे बच्चों का नर्सरी से लेके बाद बच्चों के मान ले धुआं जी। रात को सो नहीं सकते जी हम, धुआं इतना ज़्यादा है जी। यहाँ पे राख गिर रही जी, खाने में खा नहीं सकते, बाहर बैठ के सो नहीं सकते, कपड़े नहीं बाहर सुखा सकते जी। कपड़े सुखावा जी बाहर बस सारे काले हो जाए जी, राख ही राख काली हो जाए सारे कपड़े। और डंगर जी, डंगर मान ले जब दूध नहीं खाए आवाज़ इसकी इतनी जोर की आवाज़ आती है, उससे डंगर सारे खराब हो रहे जी, छलांगे मारते हैं जी। और बच्चे मान ले कट्टू बच्चू जी जिसके गए हैं इसके अंदर जी, बवा खराब हो जाए जिसकी धमक इतनी ज़्यादा है, वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा है, इसमें बहुत खराब हो रहे जी। कहीं के बच्चों मर गए जी अंदर पेट में डंगरा के। तो आज क्या कुछ बातचीत हुई आप लोग यहाँ पहुँचे? वो अभी तो कह रहे हैं जी हम कम करेंगे, बाकी बात ही मारा जी कर दे तो कुछ नहीं है। पहला भी आए एक बार इनके उसको मिले थे हम जीएम को, वो भी बस कह रहे हाँ कहा पहले कह रहे थे धुआं नहीं आएगा इसमें से, अब फिर धुआं आ गया जो देखो पीछे दिख रहा है आपको, कहा धुआं नहीं आएगा, काला धुआं नहीं आएगा, ये सारा धुआं ही आ रहा है जी इनका। कई जगह दे लीजिए, वहाँ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी शिकायत दे दी इनकी, क्लाइमेट चेंज में उसमें इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज में भी दी, डीसी मैडम पे भी दी। डीसी मैडम ने तो बंदे भेजे, बाकी वो इन्वायरमेंट वाले नहीं आए यहाँ, ना पोल्यूशन वाले आए। वो भी करे आएंगे 2 महीने हो गए, वो भी नहीं आए जी यहाँ। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।